Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर्स अलग अलग मेथड से जोड़े जाते हैं। अगर एक सर्किट में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे होते हैं तो वो दो तरह से जोड़े जा सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन कहलाता है कैपेसिटर्स इन सीरीज और दूसरा कहलाता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सो पहला हमारा कॉम्बिनेशन है दैट कैपेसिटर्स इन सीरीज, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगा दिए गए और वो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हैं। तो हम कब कहेंगे कि वो कैपेसिटर सीरीज में है? अगर दो पॉइंट्स के बीच में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हैं और उन दो पॉइंट्स में जाने का रास्ता, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास एक सिंगल रास्ता ही हो, तो हम कहेंगे उस रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर्स, उस पैसेज पे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं वो सभी कैपेसिटर्स सीरीज में हैं। सो लुकिंग एट दिस एग्जांपल, दिस फिगर, ये फिगर देखिए आप, इसमें हमने क्या किया, हमने एक सेल लगा दिया और सेल के अक्रॉस तीन कैपेसिटर्स लगा दिए और ये तीनों कैपेसिटर्स ए बी पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। तो इस सेल का ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव। तो हमारा जो इस सेल के थ्रू जो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, तो चार्ज इधर से जाएगा, इधर ए पे पहुंचेगा, फिर ए से इन कैपेसिटर से होते हुए बी और फिर बी से वापस इस सेल की तरफ आएगा। सो अभी ए और बी पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हैं, तो हमने क्या बोला अभी कि कैपेसिटर्स सीरीज में तब कहलाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो। तो आप ये देखो, ए से बी अगर हमने जाना है तो हमें यही पैसेज लेना पड़ेगा। तो इस पैसेज पे जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे वो सभी आपस में सीरीज में कहलाएंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर्स लगते हैं तो हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आता है, मतलब एवरी कैपेसिटर विल एक्वायर सेम चार्ज। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन कैपेसिटर लगे हैं तो पहले कैपेसिटर पे भी चार्ज क्यू आएगा, दूसरे पे भी क्यू और तीसरे पे भी क्यू। बट देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पे हमने देखा, पहले के अक्रॉस हमने मान लिया V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, दूसरे के अक्रॉस V2 और तीसरे के अक्रॉस V3, और जब इन तीनों पोटेंशियल्स को ऐड किया जाएगा तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल के इक्वल आएंगे। तो मतलब टोटल पोटेंशियल V, इन तीनों का सम जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ द सेल के इक्वल आएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू कैपिटल V विच इज़ द पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इस फिगर से हमने शो किया है कि हमारे कैपेसिटर सीरीज में कैसे लगते हैं। Capacitors are said to be connected in series between 2 points if we can proceed from one point to the other only through one path. In this case, each capacitor acquires same charge. तो इस केस में जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आता है। And the sum of the voltage drop across the capacitors is equal to the voltage of the battery charging the capacitors. तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप है, तीन सबको एडअप कर दो, सबको समअप कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा? द वोल्टेज ऑफ द बैटरी चार्जिंग द कैपेसिटर के इक्वल आएगा। और इस केस में वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितनी है? V। तो इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3 इस कैपिटल V के इक्वल है। बिलो फिगर शोज थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3 कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट A एंड B अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो ये फिगर हमें तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हुए दिखा रही है, ए से बी में अक्रॉस अ बैटरी V, उसकी वोल्टेज V। अभी मान लेते हैं कि सभी कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज Q आया। सो द प्लस Q यूनिट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द ईच कैपेसिटर, सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो हर एक के अक्रॉस चार्ज आया प्लस Q, और पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। तो पहले का अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज Q बाय पोटेंशियल V। सो C इज इक्वल टू Q बाय V, तो इधर से आ जाएगा C1 इज इक्वल टू Q बाय V1
तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, V1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और Q को डिनोमिनेटर में, तो V1 इज इक्वल टू C1 बाय Q आ जाएगा हमारे पास। सो इससे हमारे पास पहला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 हमारे पास वैल्यू आ गई, V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। सिमिलरली अगर हमने V2 निकालना है तो V2 की वैल्यू आ जाएगी C2 इज इक्वल टू V2 बाय Q, और V2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो V2 इज इक्वल टू Q बाय C2। Similarly, potential drop across third capacitor V3 will come out to equal to Q by C3। तो ये इक्वल आ जाएगा Q by C3 के। तो ये तीनों पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास आ गए, V1, V2 एंड V3। अब अगर हम ये मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का, इस तीनों को जब कंबाइन किया गया, तीनों का कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं CS। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दीज थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज B CS। C सबस्क्रिप्ट S, तो C के पैरों में जैसे S, सबस्क्रिप्ट S तो CS। सो अगर इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस CS है और इधर चार्ज जो है वो Q फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल V है, तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहे तो V की वैल्यू आ जाएगी Q बाय CS। सो द नेट potential of the cell will be equal to, or battery will be equal to total charge Q by CS, where CS is the resultant capacitance of the थ्री कैपेसिटर्स। तो ये V की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू, V2 की और V3 की, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो अल्टीमेटली हम V दैट इज Q बाय CS विल बी इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 पुट कर देंगे। यहाँ से राइट हैंड साइड में Q कॉमन आ जाएगा, Q कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन the resultant capacitance of the three capacitors connected in series, which will be equal to 1 by CS will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। इस चीज़ में एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली है बेटा 1 by CS। जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल दो। ये फॉर्मूला हमें सीरीज कैपेसिटेंस की वैल्यू का रेसिप्रोकल दे रहा है, तो 1 बाय CS की वैल्यू दे रहा है, ना कि CS की। तो अगर आपने CS की वैल्यू निकालनी है तो जो राइट हैंड साइड में टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको। तो सपोज कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो पहले का कैपेसिटेंस है 2, दूसरे की है 3 और तीसरे की है 4। तो उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। तीनों का एलसीएम आप ले लोगे तो तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो पहले का आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 विल बी 13 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड 13 डिवाइडेड बाय 12, और वो वैल्यू होगी बेटा 1 बाय CS की। तो ये आप खुद कैलकुलेट करके देखना, और वो वैल्यू आएगी 1 बाय CS की। तो जब आप CS की वैल्यू निकालोगे तो इधर जो 13 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है इसका रेसिप्रोकल करोगे और वैल्यू आएगी 12 बाय 13। तो 3 अगर कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 अगर हमारे पास सीरीज में लगे होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू CS आएगी हमारे पास 12 बाय 30। तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जो आपकी राइट हैंड साइड आएगी उसको, तो इसको ध्यान रखना है। और अल्टीमेटली इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आती है वो कम हो जाती है। तो अगर तीनों अलग अलग लगे होते तो हर एक का 2 प्लस 3 प्लस 4 होता, लेकिन अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो सच एन अरेंजमेंट इज यूज वेयर वर्किंग वोल्टेज इज हाई एंड अ सिंगल कैपेसिटर कैन नॉट सस्टेन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन उस केस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो वर्किंग पोटेंशियल है वो बहुत हाई होता है और एक सिंगल कैपेसिटर उसको सस्टेन नहीं कर सकता। उस केस में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दिया जाता है और ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है। अगला हमारा जो मेथड है कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाने का वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में कब लगे होते हैं, जब दो पॉइंट्स के बीच में अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हैं और दोनों पॉइंट्स में जाने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, तो हर रास्ते पे जो कैपेसिटर लगा होगा वो दूसरे रास्ते वाले कैपेसिटर के पैरेलल में कहलाएगा। टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे फिर फिगर देखिए आप, ए और बी के बीच में, ए ये रहा हमारे पास, बी ये रहा पॉइंट, इसके बीच में 3 कैपेसिटर्स लगे हैं। ए से बी जाने के लिए हम ये रास्ता भी ले सकते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकते हैं,
और हम ये नीचे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीनों पैसेजेस पैरेलल में हैं और तीनों पैसेजेस पे लगे हुए कैपेसिटर्स वो आपस में पैरेलल में होंगे। तो ये फर्स्ट पैसेज का कैपेसिटर सेकंड पैसेज के कैपेसिटर के पैरेलल में है और सेकंड का थर्ड के, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एक पॉइंट नोट करने वाला ये होता है कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ए बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल के इक्वली होगा, दैट इज वी। तो तीनों में पोटेंशियल जो है वो वी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जो होगा वो वी, कैपिटल वी ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे चार्ज इसके थ्रू आएगा तो यहाँ पर चार्ज स्प्लिट हो जाएगा और पहले कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू Q1 जाएगी, दूसरे के अक्रॉस Q2 और तीसरे पे Q3। तो इनके ऊपर चार्ज अलग अलग एक्यूमुलेट होगा एज पर देयर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के हिसाब से उनका चार्ज एक्यूमुलेट होगा, उन पे पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम रहेगा V। सो अल्टीमेटली अभी हम देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अलग अलग पाथ से जा सकते हैं तो इन अलग अलग पाथ्स पे लगे हुए कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कहलाते हैं। In this case, potential difference across each capacitor is same, equal to voltage of the battery. तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो होगा इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो हमने कहा पहले पे Q1 चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3, और ये तीनों स्प्लिट किससे हुए, Q से। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये तीनों पे अलग अलग चार्ज होगा, लेकिन तीनों को कॉम्बिनेशन करोगे तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट हमारे पास आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। As shown in figure, C1, C2, C3 are connected in parallel, so we can find out the value of charge on them. तो Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है C जो होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। तो C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 इंटू वी, वहीं पर Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू वी और Q3 की वैल्यू आ जाएगी C3 इंटू कैपिटल B। तो वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर हमारे पास आ गई। Q1 की वैल्यू आ गई बेटा C1V, Q2 की वैल्यू आ गई C2V और Q3 की वैल्यू आ गई C3V। और अगर मैं ये मान लेता हूँ इन तीनों के कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है CP, तो तीनों की मिला के A और B में नेट कैपेसिटेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस CP है। तो इसके थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया, Q, पोटेंशियल ड्रॉप V। तो CP इज इक्वल टू Q बाई V और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी CP इंटू V, where CP is the combined capacitance of the capacitors connected in parallel। तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, Q2 की, Q3 की और Q की। तो हम ये इक्वेशन देख लेते हैं। हमें पता है टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू क्या है, CP इंटू वी, Q1 की C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। तो राइट हैंड साइड से V कॉमन निकल आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे V है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विल कम नाउ टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। तो CP आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस एड अप हो गई है सीधा डायरेक्टली, तो कैपेसिटेंस बढ़ के निकल के आएगी। तो इसका मतलब कंबाइंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल इंक्रीजेस, तो बढ़ जाती है कैपेसिटेंस। सच अरेंजमेंट इज यूज वेयर लार्ज कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। तो पैरेलल में तब हम कैपेसिटेंस लगाते हैं जब हमें कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की चाहिए होती है सर्किट। तो ये दो तरह से हम कैपेसिटेंस को कंबाइन कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमें पता है, कैपेसिटर एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स को यूज़ किया गया। ऐसे ही अगर स्फेरिकल कंडक्टर्स को यूज़ किया जाए तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स बनाया जा सकता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर दो स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर्स A एंड B, बोथ आर होलो स्फीयर्स। तो ये दोनों होलो स्फीयर्स होते हैं। A होलोस्फीयर बड़े रेडियस का होता है और B छोटे का। A के इनर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है और आउटर सरफेस ऑफ द A को अर्थ कर दिया जाता है,
और ये इनर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण जो छोटा स्फीयर जो ए के अंदर ही रखा हुआ है उसके आउटर सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बी के इनर में कोई भी चार्ज नहीं आता। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर, दोनों ही होलो स्फीयर हैं। बड़े होलो स्फीयर के अंदर छोटा होलो स्फीयर रख दिया जाता है बाय एनी सूटेबल इंसुलेटिंग स्टैंड्स। अब बड़े स्फीयर के इनर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है और आउटर सरफेस अर्थ कर दिया जाता है। इस अंदर वाले सरफेस के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस छोटे स्फीयर के आउटर सरफेस पे एक इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अंदर छोटे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये आउटर स्फीयर के इनर सरफेस से आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो ये एक कैपेसिटर के तौर पे देखा जा सकता है। ये कैपेसिटर बन जाता है जैसे ये आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर। सो कैसे कंबाइन करते हैं, सपोज स्फीयर ए इज पॉजिटिवली चार्ज ऑन द इनर सरफेस एंड इंड्यूस नेगेटिव चार्ज विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। तो अंदर वाला सरफेस को पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आउटर सरफेस पे हो गया हमारे स्फीयर बी के। द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर ए इज अर्थ, तो बाहरले सरफेस को अर्थ कर दिया गया। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो फॉर आर लेस देन आर बी। तो रेडियस आर लेस देन आर बी मतलब ये अंदर वाला स्फीयर के अंदर, छोटे स्फीयर के अंदर वाली जगह पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और ना ही बाहर होगी, क्योंकि बाहर कोई चार्ज ही नहीं है स्फीयर के आउटर सरफेस पे, तो कोई बाहर भी नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में कन्फाइंड रहेगी, बिल्कुल इस एरिया में, मतलब कि रेडियस आर ग्रेटर देन आर बी और लेस देन आर, इसके बीच में ही रहेगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। और वो कितना होगा, वी बी माइनस वी ए। और पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर बी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर बी। तो जितना चार्ज इंड्यूस चार्ज दिया गया, जितना ये पॉजिटिव चार्ज दिया होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, उसकी वैल्यू है क्यू। तो वी बी पे आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस वी ए दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, तो रेडियस आर ए। तो इधर से हमने क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट निकाल लिया, इधर से हमारे पास आ गया 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए, इधर से एलसीएम लिया आर ए आर बी, तो इधर आर ए इधर फर्स्ट आ गया माइनस आर बी आ गया। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए इंटू आर बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेज ऑफ द स्फीयर्स। तो इस कैपेसिटर में दो सरफेसेज, ये जैसे पैरेलल प्लेट में दो प्लेट्स थी वैसे इधर ये दो सरफेसेज हैं स्फीयर्स के, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू याद। हमें पता है कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज हमने क्यू दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेसेज में ये मेंटेन हो गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या आ गई, क्यू बाय बी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय बी की वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए इंटू आर बी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर में आ गई। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर आ गई हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए माइनस आर, जहाँ पर आर ए बिगर स्फीयर का रेडियस है और आर बी स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है। तो दिस गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल बढ़ता है तो हम उस चार्ज को देने में हमें कुछ काम करना पड़ता है, और वो वर्क जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कई बार हमारे पास एग्जाम्स में ये टॉपिक आ चुका है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मान लो हमने एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जहाँ पर एक प्लेट 1 है, उसको अगर हम टोटल प्लस क्यू चार्ज देते हैं पॉजिटिव, तो एक इक्वल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है दूसरी प्लेट 2 पे। तो ये चार्ज क्यू हम मान लेते हैं, टोटल चार्ज क्यू जब हमने दिया तो हमने एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में दिया इसको। तो स्मॉल इंस्टॉलमेंट देखो, अगर सपोज करो हमने प्लेट 1 को हमने 10 कूलम ऑफ चार्ज देना है, तो हम 10 कूलम को इंस्टॉलमेंट्स में 1 की इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो मतलब प्लेट को पहले 1 कूलम चार्ज दिया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
अल्टीमेटली जब हम ये चार्ज दे रहे थे, तो जब हम किसी भी प्लेट को चार्ज देते हैं, तो अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया 1, तो इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने जब उसके बाद फिर इसको अगला चार्ज देने की कोशिश की, तो अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को जो हम देने जा रहे हैं इसको ये अपोज करेगी, और इसको अपोज करने के कारण हमें कुछ काम करना पड़ेगा 1 से 2 कूलम चार्ज इसको देने में, और 2 से 3 देने में भी फिर काम करना पड़ेगा, 3 से 4, 4 से 5। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते रहेंगे हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो एट एनी इंस्टेंट हम सोच लेते हैं इस प्लेट पे स्मॉल क्यू चार्ज है और हमने स्मॉल इंटरवल डी क्यू में चार्ज देना है, ठीक है। तो हम अगर ये एक ऐसे इंस्टेंट पे हम इसको कंसीडर करते हैं जब इसके पास स्मॉल क्यू चार्ज है, तो अगर इस प्लेट के पास इस टाइम पे स्मॉल क्यू चार्ज है, हमने टोटल प्लस क्यू कैपिटल क्यू देना है। एक ऐसा टाइम हमने देखा जहाँ पे इसमें स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण इसका कोई पोटेंशियल बन गया इस प्लेट का। वो पोटेंशियल क्या होगा? वो पोटेंशियल होगा क्यू, स्मॉल क्यू जितना चार्ज इसके पास है अपॉन सी, जितनी इसकी कैपेसिटेंस है, इस प्लेट की जितनी कैपेसिटेंस है सी, तो इसका पोटेंशियल होगा क्यू बाय सी, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर सी है, तो इसका पोटेंशियल इस टाइम पे स्मॉल क्यू बाय सी है। और हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और अगर हमने वर्क निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब सपोज करो मैंने इसको डी क्यू चार्ज और देना, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इस एग्जिस्टिंग पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो कितना काम करूंगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। तो इतना मेरे को काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम, इस छोटे सी इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज को इस प्लेट को देने में। क्लियर हो गया? मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करते हैं तो हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज देते हैं। मान लो हमने 10 कूलम चार्ज देना है, तो एक इंस्टेंट पे हमने देखा इस प्लेट पे 4 कूलम चार्ज है, तो उस 4 कूलम चार्ज के कारण इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, और जब हम अगला 1 कूलम चार्ज इसको देने लगेंगे तो ये एक जो जितना पोटेंशियल इसका मेंटेन होगा ड्यू टू 4 कूलम चार्ज, उसके अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और उस वर्क की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, हमने कहा प्लस क्यू चार्ज हमारी प्लेट पर है, उस टाइम पे प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारी प्लेट का पोटेंशियल है क्यू बाय सी, ये स्मॉल क्यू बाय सी इसका पोटेंशियल है, और हमने छोटा सा चार्ज डी क्यू इसको और देना है, तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, और वो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आएगा स्मॉल क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। तो ये छोटा सा वर्क करना पड़ा टू गिव द कैपेसिटर अ चार्ज ऑफ डी क्यू व्हेन इट ऑलरेडी हैज़ अ चार्ज ऑफ क्यू। तो ये छोटा सा वर्क करना पड़ा, और हमने चार्ज देना कितना है? हमने कैपिटल क्यू देना है। कहाँ से? 0 से। तो अल्टीमेटली टोटल कितना काम करना पड़ेगा हमें? इस कैपेसिटर को +0 से प्लस क्यू चार्ज देने के लिए कैपिटल क्यू, हम इसको इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स। और लिमिट्स क्या होंगी? हमने चार्ज देना है कहाँ से? 0 से शुरू करके कैपिटल क्यू तक। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, तो वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट्स 0 टू कैपिटल क्यू। क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ हम कैसे लिखेंगे। दिस फिगर शोज 2 कंडक्टर्स 1 and 2 प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। लेट कंडक्टर 1 इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, सो नेगेटिव क्यू चार्ज इज इंड्यूस ऑन द कंडक्टर 2। तो प्लस क्यू टोटल चार्ज दिया और नेगेटिव क्यू दूसरे कंडक्टर पे इंड्यूस हो गया। लेट दिस प्लस क्यू चार्ज इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डी क्यू ईच। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट डी क्यू में इस प्लेट को दिया गया। एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग, सपोज चार्ज ऑन द कंडक्टर 1 इज प्लस क्यू। तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे हमने मान लिया इस प्लेट 1 पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, ऑन द कंडक्टर 2 इज माइनस क्यू, तो माइनस स्मॉल क्यू इस पे हो जाएगा इंड्यूस उसी टाइम पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर 1 and 2, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? क्यू बाय सी, जहाँ पर सी जो है वो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है। सो वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज डी क्यू टू द कैपेसिटर इज, तो अभी एडिशनल चार्ज डी क्यू देने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? दैट इज डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल क्यू बाय सी, ये पोटेंशियल है कैपेसिटर का उस टाइम पे, इंटू डी क्यू, ये हमने चार्ज देना है। सो टोटल वर्क डन इज, तो टोटल वर्क डन अगर हम निकाल रहे हैं कि हमें टोटल चार्ज प्लस कैपिटल क्यू देने में कितना काम करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स, जब चार्ज 0 है और जब चार्ज प्लस कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन
लिमिट्स इज 0 टू कैपिटल। 1/c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्यू डी क्यू। तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है बेटा क्यू स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स हैं 0 से क्यू, तो पहले हम अपर लिमिट कैपिटल क्यू पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 0। तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये टोटल वर्क हमें करना पड़ा उस कैपेसिटर पर जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज देना था और जिसकी कैपेसिटेंस c है। सो एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के रूप में यहाँ पे स्टोर हो गई कैपेसिटर में। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जहाँ पे c कैपेसिटेंस हो गई और q जो है वो चार्ज है। इसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करें, हमारे पास हमें पता है c इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो हम q इज इक्वल टू सी वी पुट कर देते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल की टर्म में भी हम निकाल सकते हैं, v और c की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, हम v और q की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो हम इधर पुट करते हैं q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c एंड v। तो हमें पता है कैपेसिटेंस जो होती है बेटा q बाई वी होती है, तो q आ गया c इंटू वी, तो ये वैल्यू हम q की इधर पुट कर देते हैं। तो q को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c और v आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं, हम इधर हमने q स्क्वायर बाय 2c था, तो q की वैल्यू पुट कर दी सी वी, तो सी वी स्क्वायर बाय 2c, एक c से c कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ सी वी स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप q को ना एलिमिनेट करके यहाँ पे c को एलिमिनेट कर दो, तो c की वैल्यू पुट कर दो q बाय वी, तो q बाय वी पुट कर दोगे तो v ऊपर चला जाएगा, एक q से q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ q। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैन बी रिटन एज q स्क्वायर बाय 2c और हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ q वी। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की हैं, ये एक्सप्रेशन। होपफुली अब आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले टॉपिक्स में हम आगे एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, कॉमन पोटेंशियल के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।